अब हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने ओवरऑल हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी के ऊपर बहुत ही पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन रिसेंटली मैंने इन मूवीज को दोबारा देखना शुरू किया है और मैंने रियलाइज किया है कि इन मूवीज के कई सारे और भी ज्यादा डिटेल्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से डिस्कस करने की। और आज की वीडियो होने वाली है 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के स्टोरी में आपको पता चलने वाला है कि एक्चुअली मेन लीड हैरी पॉटर का रोल प्ले करने के लिए कितने चाइल्ड एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया था और क्यों डैनियल रेडक्लिफ के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इस रोल को प्ले करें। आखिर इनिशियली कैसा होने वाला था स्टीवन स्पीलबर्ग का हैरी पॉटर मूवी का वर्जन। इस कहानी की राइटर जेके राउलिंग इस मूवी के अंदर आखिर कौन सा पार्ट प्ले करने वाली थी जिसे उन्होंने मना कर दिया। जानेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन फिल्मिंग और विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे के पूरे हैरी पॉटर की सीरीज की शुरुआत हैरी पॉटर 1 से हुई थी और हैरी पॉटर की पहली मूवी की शुरुआत एक्चुअली प्रोड्यूसर डेविड हेमन से हुई थी, जो एक्चुअली अपनी प्रोडक्शन कंपनी हिडन फिल्म्स के लिए एक बेहतरीन चिल्ड्रन नॉवल ढूंढ रहे थे। और कई सारे नॉवेल्स को ढूंढने के बाद उनके प्रोडक्शन कंपनी की स्टाफ ने उन्हें जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर की इस किताब के बारे में सजेस्ट किया था, जिसके बाद से ही उन्होंने इस आइडिया को एक्चुअली वार्नर ब्रोस को पिच किया और 1999 में वार्नर ब्रोस ने जेके रॉलिंग को अप्रोच किया और उनके किताब के 4 पार्ट्स के राइट को 1 मिलियन पाउंड के अंदर खरीद लिया। वैसे इस मूवी के आइडिया को खरीदने के बाद वार्नर ब्रोस ने इनिशियली जुरासिक पार्क मूवी के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग इस मूवी को एक पूरे के पूरे एनिमेटेड फीचर के रूप में ही डायरेक्ट करना चाहते थे, जिसमें वो एक्चुअली उस समय के फेमस अमेरिकन चाइल्ड एक्टर हैरी जोएल ऑसमेंट को इस मूवी के मेन लीड यानी हैरी पॉटर के वॉइस के लिए चुना था। लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग का ये प्लान वार्नर ब्रोस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण वो हेली ओसमेंट जोएल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी बनाने के लिए चले गए और उनकी जगह पर क्रिस कोलंबस, जिन्होंने फेमस होम अलोन मूवीज को डायरेक्ट किया था, उन्हें चुना गया, जिन्होंने एक्चुअली अपनी तरफ से 130 पेज का स्क्रीन प्ले लिखा था। और वार्नर ब्रोस के साथ एक बेहतरीन डिस्कशन के बाद उन्हें इस मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया। सब कुछ होने के बाद बारी थी इस मूवी के लिए एक्टर्स को कास्ट करने की, जहां पर एक्चुअली जेके राउलिंग की शर्त थी कि वो इस मूवी के अंदर प्योरली ब्रिटिश और आयरिश एक्टर्स को ही देखना चाहती हैं। वैसे अगर बात किया जाए मेन लीड हैरी पॉटर के कैरेक्टर की, तो यहाँ पर इस कैरेक्टर के लिए तकरीबन 5000 ब्रिटिश बच्चों का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली फिल्म मेकर्स को इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तब जाकर यहाँ पर डायरेक्टर क्रिस कोलंबस की नजर पड़ी बीबीसी के स्पेशल डेविड कॉपरफील्ड की मूवी पर, जिसमें डैनियल रेडक्लिफ ने यंग डेविड कॉपरफील्ड का रोल प्ले किया था। लेकिन यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, जहाँ पर एक्चुअली डैनियल रेडक्लिफ के पेरेंट्स उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की वजह से एक्टिंग से दूर रखना चाहते थे। फाइनली इस मूवी के प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर ने एक स्टेज शो के दौरान डैनियल रेडक्लिफ के पेरेंट्स से कोइंसिडेंटली मुलाकात कर ली और वहीं पर उन्हें इस मूवी के लिए मना लिया। टॉम फेल्टन, जिन्होंने थ्रू आउट द फ्रेंचाइजी मैलफॉय का रोल प्ले किया था, उन्होंने एक्चुअली इस मूवी के अंदर हैरी पॉटर से जुड़ी हुई कोई भी रिसर्च नहीं की थी और ना ही उन्होंने उस कहानी को पढ़ा था, जिसका सबूत तब मिला जब यहाँ पर क्रिस कोलंबस ने कंटेंडर्स के इंटरव्यू के दौरान कहानी के बारे में उनसे पूछा था और टॉम फेल्टन ने बिल्कुल पिछले कंटेंडर की तरह ही सारा जवाब दिया था और यही एटीट्यूड क्रिस कोलंबस को मैलफॉय के लिए बहुत पसंद आया था। वैसे यहाँ पर ओरिजिनली टॉम फेल्टन हैरी के बेस्ट फ्रेंड रॉन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस रोल के लिए एक्चुअली रूपर्ट ग्रिंट को कास्ट किया गया था, जिन्होंने अपेरेंटली अपनी टीचर की तरह ड्रेसअप होकर एक रैप वीडियो बनाकर ऑडिशन में भेजा था। वहीं पर दूसरी ओर एमा वॉटसन की हरमाइनी के कैरेक्टर के लिए एमा वॉटसन की ऑक्सफोर्ड की थिएटर टीचर ने उनके नाम को ऑडिशंस के लिए प्रोडक्शन को भेजा था और इस तरह से यहाँ पर हैरी, हरमाइनी और रॉन के फाइनल ऑडिशन के साथ इस ट्रायो को इस फ्रेंचाइजी के लिए फाइनल किया गया। और अगर यहाँ पर बात कास्टिंग की आ रही है, तो यहाँ पर जेके रॉलिंग से और कौन अच्छा हो सकता था लिली पॉटर का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जेके राउलिंग ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर गेरल्डीन स्मॉरविल को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। बात करें अगर इस मूवी की शूटिंग की,
तो इसके लिए यहाँ पर फिल्म मेकर्स को इंग्लैंड में ही शूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जहाँ पर इस्तेमाल किया गया था लीव्सडेन फिल्म स्टूडियोज। और 29 सितंबर सन 2000 से यहाँ पर हैरी पॉटर की पहली मूवी की फिल्मिंग चालू हुई, जहाँ पर हैरी पॉटर के स्टेशन के लिए नॉर्थ यॉर्कशायर के गॉर्थलैंड रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हॉगवर्ड के लिए पहले स्कॉटलैंड के सेंटबरी कैथीड्रल को चुना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सेंटबरी ने इस प्रपोजल को ही मना कर दिया। फाइनली यहाँ पर एल्मिक और ग्लॉस्टर कैथीड्रल को फिल्मिंग के लिए चुना गया। साथ ही साथ यहाँ पर हॉरर स्कूल के भी कई सारे सीन्स को इंक्लूड किया गया था, और तो और हॉगवर्ड के लिए डर्नहम कैथीड्रल के भी कई सारे सीन्स को शूट किया गया था। साथ ही साथ उसी जमाने में यूके के चाइल्ड लेबर लॉज में भी कई सारी अमेंडमेंट्स आई थी, जिसके कारण बच्चों को यहाँ पर अपनी शूटिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान देना होता था, जिसके कारण दिन के 4 घंटे की फिल्मिंग के बाद इन्हें 3 घंटे तक अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। और कभी कभार इन होमवर्क्स को इन एक्टर्स को एक्चुअली फिल्मिंग के दौरान ही पूरा करना पड़ता था, जहाँ पर जिस भी सीन के अंदर ये एक्टर्स जहाँ पर भी पढ़ाई करते हुए दिखे हैं वो एक्चुअली अपने क्लास का स्कूल वर्क या होमवर्क लेकर ही बैठे हैं। वैसे ओरिजिनली इस मूवी के अंदर हमें हैरी और हरमाइनी दोनों बहुत ही अलग तरीके से दिखने वाले थे, जहाँ पर एक्चुअली बुक्स के अंदर हैरी पॉटर की आंखों को ग्रीन बताया गया है, लेकिन जैसा कि डैनियल रेडक्लिफ की आंखें ब्लू हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनाई गई थी, लेकिन उनके अनकंफर्टेबल होने के कारण यहाँ पर हैरी की ब्लू आंखों को ही दिखाया गया है। साथ ही साथ हरमाइनी यहाँ पर खरगोश की तरह बक टीथ के साथ दिखने वाली थी, लेकिन उसे पहनने के बाद एमा वॉटसन ठीक से बोल नहीं पाती थी, जिसके कारण इस चीज को भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पर अगर बात की जाए स्पेशल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइनर स्टुअर्ट क्रेग ने हॉगवर्ट्स के ग्रेट हॉल और डाइगॉन एली जैसे सेट्स को डिजाइन किया था, लेकिन वहीं पर ग्रेट हॉल के ऑर्नेट सीलिंग और कई सारे क्रीचर्स और उनके डिजाइन को CGI के थ्रू डिजाइन किया गया था, जिसमें हेल्प ली गई थी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और रिदम एंड ह्यूज स्टूडियोज की। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा तो आप ये बात जानते ही होंगे कि हैरी पॉटर की पहली मूवी के 2 टाइटल्स हैं, जहाँ पर कुछ जगहों पर इसे हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन भी कहा जाता है, वहीं पर कुछ जगहों पर इसे हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर इस चीज की शुरुआत किताब की पब्लिशिंग के दौरान ही हुई थी, जहाँ पर अमेरिकन ऑडियंस को ज्यादा कंफ्यूज न करने के लिए स्कॉलिस्टिक पब्लिकेशंस ने इसे हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन के रूप में रिलीज किया था, जिसके कारण इसके 2 टाइटल्स हैं। और एक्चुअली यही दोनों टाइटल एक बहुत बड़ा रीजन बने थे कि इस मूवी के अंदर कई जगहों पर 2-2 बार शूटिंग करनी पड़ी थी, जहां पर भी मूवी के अंदर फिलोसोफर स्टोन का जिक्र हुआ था, जिसके कारण इन सीन्स का एक और वर्जन शूट किया जाता था, जिसमें इन्हें सॉर्सरर स्टोन बोला जाता था और इन्हें अमेरिका में रिलीज किया गया था। हैरी पॉटर और प्रोफेसर स्नेप का रिश्ता पहली मूवी से काफी अपोजिंग था, लेकिन एक्चुअली सीरीज के लास्ट पार्ट में पता चला कि प्रोफेसर स्नेप एक्चुअली हैरी पॉटर के गार्डियन एंजल हैं, और इस तरह से खुद को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एलन रिकमैन को J.K. राउलिंग से इसी मूवी से टिप मिल चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी एक्टिंग को उसी पर मॉडल करके अंत तक अपने रोल को उसी तरह से परफॉर्म किया था। ये मूवी अपनी जगह पर वैसे तो बहुत ही फेथफुल अडॉप्टेशन रही है, लेकिन फिर भी कई सारे माइनर डिटेल्स हैं जिन्हें बुक से मूवी के अंदर चेंज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेको मॉलफॉय और हैरी का फर्स्ट एनकाउंटर स्कूल के अंदर नहीं बल्कि मैडम मेल्कन के रोब शॉप में होती है। साथ ही साथ नॉर्बर्ट को हैरी और उसके दोस्त एक्चुअली हैग्रिड को देते हैं, बल्कि बुक के अंदर वो चार्ल्स वीजली के दोस्तों को उसे देते हैं, और इसी के चलते फ्लिंच इन्हें बुक के अंदर डिटेंशन देता है, जिसका हिस्सा नेविल और मेलफॉय भी होते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी के फैंडम से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस मूवी को एकेडमी अवार्ड के बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ इसे 7 बाफ्टा अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, इंक्लूडिंग द बेस्ट ब्रिटिश फिल्म। वहीं पर अगर बात की जाए क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने एक्चुअली $125 मिलियन के बजट पर उस समय $1 बिलियन की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन मूवी फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड ऑफ कोर्स आज की इस वीडियो से ही इस चैनल पर हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी की इंडिविजुअल मूवीज के इंडिविजुअल 15 फैक्ट की वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।